सिर्फ आज 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि इससे पहले भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन के दौरान लोग, खासतौर पर नौजवानों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर में होने वाली गिरफ्तारी पर एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला, सीएम उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत कई बड़े लीडरान ने तशवीश का इजहार किया और कहा कि मुजरिमों में खिलाफ आप जरूर कार्रवाई करें, लेकिन बेगुनाहों को परेशान न किया जाए। बल्कि एक कदम आगे बढ़ाते हुए एनसी-पीडीपी सदर दोनों ने इतने बड़े पैमाने पर नौजवानों के दहशतगर्दाना सरगर्मी में शामिल होने पर तशवीश का इजहार किया और इसके जरिए से सरकार की पॉलिसी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इतने पढ़े लिखे लोग अगर इस तरह के मामलों में शामिल हैं तब तो कोई भी महफूज नहीं है। इस पर सरकार को संजीदगी से सोचना चाहिए। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती ने तो ये भी सवाल कर दिया कि क्या ये हिंदू मुस्लिम सियासत और नफरत की सियासत की वजह तो नहीं है। बहरहाल मामला कुछ भी हो, लेकिन अब सिक्योरिटी एजेंसियां बड़े पैमाने पर मुहिम चला रही हैं और नौजवानों को बड़े पैमाने पर हिरासत में लिया जा रहा है, जिससे पूरे जम्मू कश्मीर में खौफ का माहौल है। वहीं इस दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए हैं। इस दौरान हर आने जाने वाले लोगों की पुलिस छानबीन कर रही है। लोगों के सामान की भी तलाशी ली जा रही है। सिक्योरिटी एहलकार लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि किसी भी मुश्तबह चीज और शख्स को देखने पर पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों को फौरन खबर करें। वहीं लोगों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में ताउन करें। इसी पर खास बातचीत के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका ताल्लुक करवा देते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोधी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अब दोनों हजरात का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले कर्नल सोधी साहब, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से इन दिनों जम्मू कश्मीर में संजीदा हालात बने हुए हैं और दिल्ली धमाके के बाद ये हालात और ज़्यादा संगीन होते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। हैरानी की बात यह है कि 300 के करीब लोगों को एक ही दिन में हिरासत में लिया जा रहा है केवल पूछताछ के लिए और 3000 से ज़्यादा मकामात पर छापेमारी की जा रही है। क्या ये स्थिति को कंट्रोल में होने की तरफ इशारा है या फिर कुछ आगे बड़ा देखने को मिलेगा और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे? क्या किसी बड़े खतरे का भी अंदेशा है जम्मू कश्मीर में? जय हिंद सदाब जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। जी बिल्कुल। इस वक्त जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा जो 10 नवंबर को हुआ, जिसमें 14 लोग मारे गए दिल्ली में लाल किले के पास में, और उसके बाद एक बड़ा आतंकवादियों का एक भांडा फूट गया और उसके बाद से लगातार हमारी सुरक्षा और जांच एजेंसियां इस काम में लगी हुई हैं ताकि ऐसी वारदात दोबारा ना हो। हमने देखा थोड़े दिन पहले नौगांव में भी एक पुलिस स्टेशन में 9 लोग मारे गए जो एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट के तहत हुआ। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारत के हर कोने में जो एहतियात कदम है उनको और बढ़ाया जा रहा है ताकि कोई और नागरिक अपनी जान ना खोए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के सारे निवासियों से आग्रह करूंगा कि वो सारी सुरक्षा एजेंसियों के साथ अपना कोऑपरेशन करें ताकि वो भी सेफ रहें, उनकी भी जान को कोई खतरा ना हो और देश में दोबारा ऐसी वारदात ना हो। जी बेशक। कर्नल हिमांशी जी, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात दिन ब दिन बिगड़ते नजर आ रहे हैं और एक तरफ हम देखते हैं कि जो मकामी है, जो रिहायशी है, उनमें भी इसे लेकर नाराजगी देखने को मिलती है क्योंकि छापेमारी पिछले कई दिनों से जारी है और ऐसे में हालात कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन अब जो सर्च ऑपरेशन है वो ये भी जानकारी है कि और बड़े पैमाने पर भी चलाए जाएंगे, यानी कि दिल्ली धमाके के बाद जो सबसे बड़ा और गहरा असर है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। कुछ नाम भी जम्मू कश्मीर से सामने आए हैं, लेकिन अभी फिलहाल तहकीकात जारी है और जांच अभी चल रही है। किसी भी तरह का जो बड़ा फैसला है वो सामने नहीं आया है। अभी की जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उन्हें आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, आतंकी हमला अचानक नहीं होता है, इसके पीछे बहुत सारी जमीनी, डिजिटल, मानवीय टोल ली जाती है जिसको हम टेरर रेकी कहते हैं। और टेरर रेकी किस लिए होती है? देखिए, वो हमारे पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं आतंकवादी कि हम कब सबसे ज्यादा रिलैक्स होते हैं, सुरक्षा कहां पे है, सुरक्षा में गैप कहां पे है, हमला किस समय करना है, किस रास्ते से भागना है, गार्ड कब चेंज होते हैं। तो इस तरह की जो टो है आतंकवादी लेते हैं। देखिए, वो आके सिर्फ बम रख के नहीं चले जाते हैं, कई बार वो आम लोगों के भेष में, शक्ल में
आते हैं, कोई फल वाला होगा, कोई बिजली वाला होगा, कोई सिम कार्ड बेचने वाला होगा, और वो इस तरह का एक रैकी करके आपका डिजिटल फुटप्रिंट चेक करते हैं। आप देखिए आजकल कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जो अंदर जा जाके बहुत सारी जगह पे यूट्यूब के लिए बहुत सारा कंटेंट तैयार कर रहे होते हैं, और वो कई बार रियलाइज नहीं करते कि वो देश की सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं। जब पुलवामा अटैक हुआ, जो पहलगाम अटैक हुआ था, माफ कीजिएगा, उससे पहले देखिए हमने पकड़ा था कि एक यूट्यूबर थी जो बहुत सारी सेंसिटिव लोकेशंस पे जा जाके वीडियो बनाती थी। तो इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी नजर में नहीं आते, लेकिन वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होते हैं। अब जिन हालातों से देश गुजर रहा है, हर नागरिक के लिए ये सुरक्षा की जांच होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर समय सुरक्षा बल ही चौकस रहे ये संभव नहीं है, लेकिन हर इंसान चौकस रहे ये अनिवार्य है। देखिए इससे पहले सन 2006 में बॉम्बे में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें आईईडी का इस्तेमाल ट्रेन में किया गया था। 2007 में हरियाणा के पानीपत के पास में समझौता एक्सप्रेस में आईईडी का ब्लास्ट हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि रेलवे स्टेशन या रेलवे जो हमारा चेन है वो पूरी तरह से महफूज है, लेकिन इस चीज को और भी पुख्ता करने के लिए देखिए क्या जरूरी है। आपकी जान जरूरी है, या थोड़ा सा अगर आपको डिस्कंफर्ट हो रहा है उससे परेशान होना जरूरी है? ये डिस्कंफर्ट हमारी सुरक्षा के लिए है, ये अनिवार्य है। अगर सुरक्षा एजेंसियां इस तरह की कार्रवाई कर रही हैं, सघन जांच कर रही हैं, आपके सामान को खोल के देख रही हैं, आपकी आईडीज चेक कर रही हैं, तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि देखिए हम छोटी से कोऑपरेशन से एक बहुत बड़ी दुर्घटना को बचा सकते हैं। असुविधा जो है हमारी जान की कीमत से कम है, और हमारी जांच अगर हो रही है, अगर हम सुरक्षित हैं तो हमारा देश सुरक्षित है, और तभी विकास और लोकतंत्र सुरक्षित है। तो मुझे लगता है इसको कोई भी राजनीतिक रंग देने की बजाय ये सुरक्षा हमारे देश की सर्वोपरि है, और इसके लिए हर वाजिब उपाय जो सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं उनका कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। मुझे लगता है इस सूरत हाल में इस समय लोगों को यह समझना चाहिए कि ये उनकी सुरक्षा के लिए है, देश की सुरक्षा के लिए, हम सबकी सुरक्षा के लिए। तो कृपया इस चीज पे अफवाहें ना फैलाएं, और जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका सहयोग करें। जी बेशक। कर्नल सोढ़ी जी, क्या इस तरह का भी कोई शक इन दिनों जाहिर किया जा रहा है कि कोई बड़ा आतंकी मॉड्यूल जम्मू कश्मीर में एक्टिव होने जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से हम बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम देख रहे हैं, छापेमारी देख रहे हैं, सर्च ऑपरेशन देख रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ये शक जाहिर होता है कि कुछ बड़ा जम्मू कश्मीर में प्लानिंग की जा रही है। कई बार ये भी अपडेट्स मिले हैं कि कहीं ना कहीं आतंकी हमलों को लेकर जम्मू कश्मीर से ही शुरुआत की जाती है। हालांकि पुलिस ने और सीआरपीएफ ने कई दहशतगर्दों को मार गिराया है पिछले कई दिनों में, लेकिन उसके बावजूद भी जो कई ऐसे इलाके हैं, जंगलाती इलाके हैं, वहां लगातार उनके एक्टिव होने की जो खबरें हैं और न्यूज हैं वो लगातार मिलती हैं। सदाब जी, हालांकि हमारी सुरक्षा एजेंसियों को बहुत सफलता मिली है, और जो आतंकवादी घटनाएं वो जम्मू कश्मीर में बहुत घटी हैं पिछले, अगर हम एक दशक के आंकड़े लें, लेकिन पाकिस्तान कभी अपनी नापाक मंसूबों से बाज नहीं आएगा, और वो हमेशा चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को भारत में भेजे, जम्मू कश्मीर में भेजे, और इलाकों में वो आतंकवादी गतिविधियां कराए। इसलिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज होती हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, वो दिन रात 24 घंटे वो इस काम में लगी होती हैं, ताकि हमारा देश का हर नागरिक सुरक्षित हो और उसकी जान और उसकी प्रॉपर्टी पे कोई नुकसान ना हो। जहां तक पाकिस्तान की बात है, वो तो डेफिनेटली 24 घंटे वो प्लान करता है कि कोई ना कोई बड़ा एक आतंकवादी हमला वो भारत में करे, और खास करके जम्मू कश्मीर में करे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का बॉर्डर पाकिस्तान से, और उसको इन्फिल्ट्रेशन करने में आसानी लगती है। जहां तक आतंकवाद की बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हर नागरिक सूचित रहे, हर नागरिक अपनी आंखें खोले, और अगर उसे कोई भी सस्पिशियस गतिविधि दिखती है, फौरन पुलिस को या सुरक्षा बलों को वो इन्फॉर्म करे, क्योंकि अगर कोई डिले होता है तो उसकी जान भी जा सकती है, और उसके परिवार वालों को भी बहुत नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान तो डेफिनेटली एक मौके की तलाश में रहता है, और उसकी तैयारी 24 घंटे चलती रहती है कि किसी तरह उसको कोई एक मौका मिले आतंकवादियों को अंदर भेजने के लिए। दूसरी चीज बहुत जरूरी हो जाता है हम सबको समझना कि पाकिस्तान लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करता है, गलत चीजें बताता है, और आजकल क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट सबके पास है, तो बहुत आसान हो जाता है अपने प्रोपेगेंडा को इन्फिल्ट्रेट करना। इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते
हमें अगर कोई इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे मिले, इंटरनेट पे मिले या कोई और स्रोत से मिले, हमें उसे 2 बारी वेरीफाई करना चाहिए। हमें किसी के झांसे में नहीं आना चाहिए। हमें अपने सरकार पे पूरा भरोसा होना चाहिए कि हमारी सरकार हमारे लिए सही काम करेगी, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो। पाकिस्तान तो हमेशा ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल करता है, नए नए इनोवेटिव तरीके निकालता है, लेकिन जब तक हम जागृत हैं, जब तक हमें अपनी सरकारों पे पूरा भरोसा है, पाकिस्तान कभी भी अपने नापाक मंसूबों में सफल नहीं हो पाएगा। जी बेशक। कर्नल हिमांशु जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जिस तरह खास ख्याल सिक्योरिटी पर्पज से जम्मू कश्मीर में दिया जा रहा है और बड़ी जो एडिशनल फोर्सेस हैं वो भी कई बार तैनात की जाती हैं जो स्पेशल ऑपरेशन चलाए जाते हैं, ऐसे में इन दिनों जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उनका क्या मतलब है और उसका कितना फायदा इस जांच में होने वाला है? देखिए, जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट था उसके बाद जब परतें खुली हैं तो हमें बहुत साफ तौर पे पता चला है कि ये नेटवर्क शुरू हुआ था जम्मू एंड कश्मीर से। तो जहां से उनका शुरुआती फाउंटेन हेड है वहां जाकर जांच करना बहुत जरूरी है। देखिए, जेएनके का इलाका ऐसा है जहां लगातार घुसपैठ की कोशिशें होती रही हैं, जहां से जैसा सोडी सर ने बताया कि ब्रेन वॉश के काम जो है वहां से होते रहे, टेरर फंडिंग वहां से होती रही है। तो जो चीज उसका हब है, उस हब को निप इन द बड करना बहुत जरूरी है। देखिए, वैली में ऐसे बहुत सारे रूट हैं जो अभी भी कहीं पे फेंसिंग शायद नहीं होगी, बहुत सारे टनल्स वहां पे मिलते हैं जब हमारी सुरक्षा एजेंसियां दबिश देती हैं, हाईवे रूट्स हैं। और देखिए, जो जेएनके का इलाका है इससे आप कश्मीर पूरी वैली में जाते हैं और नीचे जो आपको पूरे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कनेक्ट होना है, कहीं पे भी कनेक्ट होना है, आप वहीं से कनेक्ट होते हैं। तो जो एक तरीके से एक चोक पॉइंट कह लीजिए या एक तरीके से चिकन नेक कह लीजिए, तो ये वहीं जाके बनता है। ऐसी जगह पे सुरक्षा एजेंसीज को बहुत ज्यादा चाक चौबंद और मुस्तैद रहने की कोशिश की हमेशा जरूरत होती है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार यही कर रही हैं। देखिए, कोई भी हादसा हो उससे पहले जो आतंकवादी हैं उनके मनोबल को तोड़ना जरूरी होता है, क्योंकि वो एस्केप रूट ऐसे ही ढूंढते हैं जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ हो या जहां से सुरक्षा में कहीं से भी वो सेंध लगा सके। तो जब इन लोगों के मनोबल को तोड़ना होता है तो सघन जांच से वो कई बार ऐसा होता है कि अपने मिशंस को अबॉर्ट भी कर देते हैं। क्योंकि हो क्या रहा है, देखिए, बाहर से पैसा आ रहा है, फंडिंग बाहर से आ रही है, हमारे यहाँ पे अंदर वो जिस तरह का नेटवर्क फैला रहे हैं, उस नेटवर्क को क्यों फैला पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे जो कमजोर पॉइंट्स हैं उनको पकड़ लिया है और वही कमजोर पॉइंट है जिस पे ये काम कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरह के हालात अभी हैं, जिस तरह से इतने सारे लोग पकड़े गए हैं और उनका नेटवर्क पूरे इंडिया में मिला है। देखिए, अभी आप ये एक सिर्फ स्टेट से पूरा सीमित नहीं है, अभी पूरे स्टेट, एक जम्मू एंड कश्मीर से लेके ये पूरे हिंदुस्तान में अगर फैल रहा है तो आपको जरूरी है कि जम्मू एंड कश्मीर में जहां से ये पनप रहा है, इसकी बेल को, उसकी जड़ में आपको तेजाब डालना है और खत्म करना है। क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो ये पहले वाले जो वैली के हालात थे हम उसकी तरफ पहुंच जाएंगे। पहले फिर भी हमें लगता है कि चीजें लोगों की समझ में आ रही थी, लेकिन सरकार ने तो सब कुछ करके देख लिया। देखिए, टूरिज्म को इतना बढ़ाने की कोशिश की है, आम लोगों को पूरे हिंदुस्तान से जोड़ने की कोशिश की है। तो जब उनको शांति की भाषा समझ में नहीं आ रही है तो इस तरह की सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई बहुत मुकम्मल है और होनी भी चाहिए। अगर आप कुछ लोगों को पकड़कर उनके माध्यम से उगलवा के देश में और जगह होने वाले हमलों को खत्म कर सकते हैं तो क्यों ना ये किया जाए। ओवर टू यू। जी बिल्कुल। कर्नल सोडी जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जिस तरह हिमांशु जी ने भी कहा कि तमाम कदम उनके लिए उठाए जा रहे हैं नौजवानों के लिए, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ऐसी क्या कमी है या फिर क्या वजूहात आप मानते हैं कि नौजवान इस तरह की दहशतगर्दाना सरगर्मियों में शामिल हो रहे हैं? कई बार कहा जाता है कि माली परेशानी या कुछ परेशानियों की वजह से ये कदम उठाने पड़ जाते हैं, लेकिन ऐसे में अगर हम इस पेशे की बात करें, पढ़े लिखे नौजवान है, डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसकी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद ये इतना बड़ा खुलासा हुआ है जिससे सभी लोग हैरान है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर की आवाम भी परेशान है और तमाम लीडरान के भी इस पर रद्द-ए-अमल सामने आए हैं, वो भी इस पर हैरानी जता रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या कमी है, क्या ड्रॉबैक्स माने जा रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? आखिर क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, जब पढ़े लिखे लोग ऐसी घिनौनी और ऐसी खौफनाक आतंकवादी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं तो वाकई में चिंता की बात होती है। 2001 तक सदर जी ये माना जाता था कि आतंकवादी जो होते हैं
वो गरीब और अनपढ़ होते हैं। लेकिन 2001 में जब एविएशन इंजीनियरों ने अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराया, वो सारे पढ़े लिखे इंजीनियर थे जो कि पायलट की ट्रेनिंग ले रहे थे, और उनके पीछे था ओसामा बिन लादेन जो खुद एक सिविल इंजीनियर था और एक अमीर खानदान से आता था, सऊदी अरेबिया से। तब दुनिया को एहसास हुआ कि आतंकवादी सिर्फ गरीब और अनपढ़ नहीं होते, ये अब पढ़े लिखे और अमीर भी लोग आने लगे हैं। और अब जो ये हाल में ये 10 नवंबर का ये आतंकवादी हमला हुआ है रेड फोर्ट पे, जहां पे कई डॉक्टरों का खुलासा हुआ है कि वो इस गिरोह में शामिल थे, ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि जब पढ़े लिखे और अमीर लोग ऐसी हरकतें करते हैं तो क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं, उनका दिमाग ज्यादा चलता है, सुरक्षा एजेंसी के लिए एक नया चैलेंज क्रिएट हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि युवकों को, पढ़े लिखे लोगों को, सबको ये चीज समझना कि ये लोग इस गतिविधि में क्यों शामिल होते हैं। ये इसलिए शामिल होते हैं कि वो इंडोक्ट्रिनेट होते हैं। उनके दिमाग में एक चीज बार बार बिठाई जाती है जो गलत होती है, और एक वक्त आता है जब वो सही और गलत में फर्क करने से वो बिल्कुल उनका जो थिंकिंग होती है खत्म हो जाती है। और जब वो सही और गलत में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं तो वो गलत काम करते हैं, उन्हें लगता है ये गलत काम ही सही है। इसका मुख्य कारण है इंडोक्ट्रिनेशन, जो आज के जमाने में बहुत आसान हो गया है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, सबके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट 24 घंटे है, और अगर आप कोई भी एक ऐसी चीज देखते हैं जो कि गलत होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपको वही फीड बार बार आता है। अगर एग्जाम्पल पे, अगर हम YouTube चैनल पे जाके कोई एक चीज के बारे में चैनल देखें या वीडियो देखें, AI की वजह से YouTube हमें बार बार वही चीज भेजेगा अलग अलग फॉर्म में। हमें लगता है वही सही है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है, आज जब भारत तरक्की पर है, इतने अवसर हैं नौकरियों के, इतने अवसर हैं बिजनेस करने के, स्टार्टअप इंडिया इतना सफल है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की इतनी स्कीम सफल है। किसी भी इंसान को, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, उसे किसी भी गलत काम में नहीं जाना चाहिए। अगर उसे लगता है कि वो किसी गलत काम में अट्रैक्ट हो रहा है, उसे अपने फैमिली में बातचीत करनी चाहिए, उसे अपने बुजुर्गों से बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो ये गलत काम करता है, या तो वो मर जाएगा, जैसा हमने देखा जो 10 नवंबर हुआ, या फिर अगर वो गिरफ्तार हुआ तो उसके और उसके खानदान के लिए जिंदगी भर की दिक्कतें हैं। तो बहुत जरूरी है इस जमाने में, जब इंटरनेट बिल्कुल आराम से है, सबके पास स्मार्टफोन है, अपना दिमाग इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, AI के जरिए बहुत इजी हो गया है किसी को इंडोक्ट्रिनेट करना, और क्योंकि सोशल मीडिया सबके पास है, बार बार वही चीज 10 बारी दिन में भेजना, 20 बारी भेजना। 1940 के दशक में हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था जोसेफ गोइबल। उसकी थ्योरी थी कि दिन में अगर आप 1000 बारी झूठ बोलो तो लोगों को सच लगने लग जाता है। यही चीज जो इंडोक्ट्रिनेट करते हैं या जो हैंडलर्स होते हैं, वह यही थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं कि आपके व्हाट्सएप पे, आपके फीड पे दिन में 25-30 बारी गलत चीज भेजेंगे। वो पढ़े लिखे इंसान को भी लगने लग जाता कि शायद यही सच है, जो कि बिल्कुल गलत। जी बेशक। कर्नल हिमांशु जी, एक सियासी सवाल भी मैं आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरह का माहौल, सियासी माहौल इस वक्त जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ फैक्शन का सिलसिला ताबड़तोड़ जारी है। अगर पुलवामा से हम मुलजिम डॉक्टर की बात करें तो उनके घर को बुलडोज किया गया, जिसके बाद जो PDP सदर है महबूब अफ्ती, CM उमर की बात करें, हम तमाम लीडरान की बात करें, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें ना परेशान किया जाए, उन्हें ना पीड़ित किया जाए। इस तरह की जो रद्द अमल है वो सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे सुरक्षा बल हैं और पुलिस का अमला है, वो लगातार मकामी लोगों से और आवाम से ताउन की अपील कर रहे हैं कि जो भी इत्तला हो फौरन पुलिस को दें और जितना हो सकता है पुलिस के साथ समर्थन बनाकर चले। वहीं दूसरी तरफ इस तरह के जो बयानात हैं वो सामने आते हैं। एक दो अलग अलग स्थिति सुरक्षा बलों के सामने खड़ी हो जाती है। इसे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर किस तरह आप इन बयानों को देखती हैं? देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि ऐसे समय में जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है तो वो भी जिम्मेदारी से काम लें। देखिए, भावनाएं भड़काना बहुत आसान होता है। लोग अपने जो वोटर बेस है उसको देख के काम कर रहे होते हैं, स्पेशली नेता, और हमें नहीं पता है कि वो क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं, जबकि देश में इस समय के हालात इतने सेंसिटिव हैं, इतने संवेदनशील हैं। सुरक्षा एजेंसियां किसके लिए काम कर रही हैं?
अगर वो खुद वहां पे जा रही हैं, देखिए नौगांव ब्लास्ट में 8 पुलिसकर्मी हैं, वो खत्म हुए हैं, उनकी शहीदी हुई है। किसके लिए हुई है? वो अपने लिए तो नहीं खड़े थे ना, वो अपनी ड्यूटी पे खड़े थे। तो सुरक्षा एजेंसी के जो लोग हैं वो अगर काम कर रहे हैं तो वो हम सबकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, भारत को सुरक्षित करने के लिए वो अपना काम कर रहे हैं। उनके मनोबल को इन सब चीजों से बहुत मुझे लगता है नुकसान पहुंचता है। वहीं आम लोगों की भावनाएं भड़कती हैं। अगर देखिए ये जो 13 लोग खत्म हुए हैं इस बॉम्ब ब्लास्ट में, किसी ने उनके परिवारों के बारे में सोचा है कि उनके परिवार अब आगे किस तरीके से अपना जीवन बिताएंगे? किसी का, जिसको कि हम एक पूरे जांच में पूरा ये क्लियर हो गया है कि वो आतंकवादी था, तो मुझे लगता है उसका घर गिराना कोई नाइंसाफी नहीं है। अगर आप कड़ा मैसेज नहीं देंगे इस तरह से आतंकवादियों को, तो बहुत सारे लोग हैं जो शायद कल को, आज उनको सिर्फ पानी देने की जरूरत है, कल को वो भी पौधा, क्या वो पूरा पेड़ बन जाएंगे। तो इस समय जिम्मेदारी से काम लेने की जरूरत है, टेरर नेटवर्क को तोड़ने की जरूरत है। और हमको जब तक कि सुरक्षा एजेंसियां लगातार छानबीन नहीं करती है, इनसे उगलवाती नहीं है, नेटवर्क पूरा क्लियर नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग हैं जो संदेह के घेरे में आते हैं। और संदेह के घेरे में आने वाले हर व्यक्ति के साथ पूछताछ करना जरूरी है। देखिए कुछ लोग तो ये भी ब्लेम लगाते हैं कि सुरक्षा एजेंसियां वो ब्लास्ट भी बचा सकती थी जो दिल्ली में हुआ है। भाई बचा कैसे सकती थी? जब आपसे कोई निशानदेही होती है, जब आपसे सुरक्षा एजेंसियां जांच पड़ताल करती हैं, तो आप हाय तौबा मचा देते हैं। और जब वो अपना काम कर रही होती है तो आपको बहुत तकलीफ होती है। तो सुरक्षा एजेंसियां करें क्या? तो मुझे लगता है कि उनको हम उनका काम करने दें, क्योंकि उन्हें पता है वो अपना काम कैसे कर रहे हैं। और कोई भी देखिए सीनियर लेवल पे बैठा हुआ सिक्योरिटी ऑफिसर जो है, उसकी जिम्मेदारियां हम उसको ना बताएं तो बेहतर है। उनको उनकी ड्यूटीज पता है, वो अपनी कसम खा के उस वर्दी को पहनते हैं, उस वर्दी की इज्जत करते हैं जब तक कि वो रिटायर नहीं हो जाते, जब तक वो मर नहीं जाते। वंस यू गेट इनटू दिस, यू आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी। तो मुझे लगता है ये लोग जो भी इन पे शक कर रहे हैं या कह रहे हैं कि आप अपना काम ऐसे मत करिए, वैसे मत करिए, वो कृपया उनको ज्ञान न दें, उसकी उन्हें जरूरत नहीं है। आप जो कर सकते हैं एज अ आम नागरिक, सिर्फ उनको सहयोग कर सकते हैं। और अगर आपके पास कहीं से कोई इंटेल है, देखिए ह्यूमन इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। अगर आपके पास, और हम आंखें बंद करके अगर बैठ जाएं तो उसका मतलब ये नहीं है कि खतरा टल जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, देखिए हमने तो सिर्फ JNK में लगा था, उसके बाद फरीदाबाद, उसके बाद सहारनपुर, गुजरात, नू, कहां कहां तो ये लोग फैले पड़े हैं। तो अगर हम एक ही जगह सीमित हो जाएं और जांच ना करें, तो मुझे लगता है इतने बड़े टेरर नेटवर्क को उजागर करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत टेढ़ी खीर है। तो उनको अपना काम करने दें। और जिस तरह से आप बार बार कह रही हैं कि देखिए शिक्षित लोग आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, आजकल जितना ज्यादा नेटवर्क फैल रहा है, जितने हमारे हाथ में मोबाइल हैं, हम उतने ही दुनिया से कट रहे हैं। और हम दुनिया से क्यों कट रहे हैं? क्योंकि हमारे आसपास के लोगों के प्रति हमारी संवेदना खत्म हो रही है। और इसलिए ये संवेदना जीवित रखने के लिए मुझे लगता है कि बाकी लोगों के दुख को समझे, तो दिल्ली ब्लास्ट में लोग मरे हैं उनके दुख को समझे, या जो इतना 3000 किलो का जो जखीरा पकड़ा गया है वो अब कहां कहां ब्लास्ट कर सकता था, उस चीज को समझे। और सुरक्षा एजेंसियों को उनके काम के लिए अकेला छोड़ दें। दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड दे विल डू इट बेस्ट। ओवर टू यू। बेशक कर्नल सोडी जी, ये बेहद अहम सवाल है कि हम घुसपैठ को जम्मू कश्मीर के रीजन में किस तरह रोक सकते हैं, क्योंकि पिछली रिपोर्ट्स की अगर बात करें, पिछले कुछ दिनों की रिपोर्ट्स में ये पाया गया था कि जम्मू रीजन में, सिर्फ जम्मू रीजन में 50 से 60 दहशतगर्द इस वक्त एक्टिव हैं, जो अलग अलग इलाकों में है या फिर जंगलाती इलाकों में है। और जैसे कि हिमांशी जी ने भी कहा कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि हरियाणा, फरीदाबाद, दिल्ली तक ये तार फैले हुए हैं जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से शुरू होते हैं और ये एक तरह से गढ़ या फिर वो यहाँ पर घुसकर ज्यादा फायदा उठाते हैं। लेकिन इस इन्फिल्ट्रेशन को, इस घुसपैठ को किस तरह रोका जा सकता है? क्या हमें और इजाफी फोर्सेस तैनात करने की जरूरत है या कुछ टेक्निकल चेंज करने की जरूरत है या फिर इस पर और ज्यादा सरकार को तवज्जो देने की जरूरत है? क्योंकि लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है। पिछले कुछ समय की बात करें तो ब्लैक कमांडोज की भी तैनाती की गई थी एक सर्च ऑपरेशन में। देखिए, जहां तक सुरक्षा बलों की बात है, जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, जहां तक पैसे की बात है, सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन क्यों 36 साल हो गए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं खत्म हो रहा है? जबकि पंजाब में जब आतंकवाद था 1980 से 1995, 15 साल में आतंकवाद पंजाब में खत्म हो गया।
तब भी पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवाद को पंजाब में समर्थन कर रहा था। लेकिन अब 36 साल हो गए हैं, अब भी पाकिस्तान समर्थन कर रहा है, लेकिन अब क्यों नहीं आतंकवाद खत्म हो रहा है? सदर जी, इसका मुख्य कारण है कि कुछ स्थानीय लोग हैं जो कि आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। जैसे एक इंसान को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन लेना अनिवार्य होता है और कुछ सेकंड के आगे वो जी नहीं सकता है, उसी प्रकार आतंकवादियों को ऑपरेट करने के लिए स्थानीय सपोर्ट ऑक्सीजन की तरह काम करता है। जिस दिन स्थानीय सपोर्ट खत्म हो गया, शून्य हो गया, आतंकवादी 24 घंटे भी ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। पंजाब में स्थानीय सपोर्ट बिल्कुल खत्म हो गया था, एक भी इंसान समर्थन नहीं कर रहा था, तभी जाके 15 साल में आतंकवाद खत्म हुआ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका बहुत मशहूर चैनल है, रोज लाखों लोग देखते हैं, मैं हर जम्मू कश्मीर के निवासी से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि अगर आप में से कुछ मुट्ठी भर भी हैं, आप बिल्कुल ये सपोर्ट करना बंद कर दो। आतंकवाद 24 घंटे में खत्म हो जाएगा। सुरक्षा बल हम लाखों लगा लें, पैसे करोड़ों खर्च कर लें, लेकिन जब तक मुट्ठी भर भी अगर स्थानीय समर्थन करेंगे, ये आतंकवाद नहीं खत्म हो सकता है। हमने देखा पहलगाम में क्या हुआ, मुट्ठी भर स्थानीय लोगों ने। लौटूंगी आपके पास, और इससे पर लगातार चर्चा के लिए हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर एसपी वैद साहब जुड़ गए हैं। एसपी सर, बहुत बहुत सवाल है आपका। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल को ही लेकर पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। इस वक्त बेहद संजीदा जो हालात है वो बने हुए हैं, खासतौर पर दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी का हाई अलर्ट लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से बड़ी तादाद में छापेमारियां की जा रही हैं, हजारों लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि स्थिति नियंत्रण में होती हुई नजर आ रही है, या फिर आने वाले दिनों में और ज्यादा सख्ती देखने को मिलेगी? देखिए, स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन देखिए, जो लोग टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, उनकी मदद करने वाले हैं, जो लोग उनको किसी भी तरह का कोई मुहैया करते हैं, कोई सामान दिलाते हैं या उनको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, उन सबको तलाशा जाएगा, उनके सर्चिस की जाएंगी, उनके घरों की। ये बहुत बड़ा साजिश था भारत के खिलाफ, और इसमें जो जो लोग कनेक्टेड होंगे उनको नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कोई भी होगा, लखनऊ का रहने वाला हो, जम्मू का रहने वाला हो, श्रीनगर का हो, पंजाब का हो, दिल्ली का हो, फरीदाबाद का, कोई भी होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डीप कॉन्स्पिरेसी थी भारत के खिलाफ, जिसको पाकिस्तान की आईएसआई अबू कासा नाम उसका जो हैंडलर है, जो उसको हैंडल कर रहा था, इसमें पहली बार इतने नंबर्स में डॉक्टर्स का टेरर मॉड्यूल बनाकर किस तरह से पूरे भारत को दहलाने की कोशिश थी, और इसका पर्दाफाश हो गया। ये तो बाय चांस, अगर जो श्रीनगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, वहां हमारी जेएनके पुलिस की जो टीम थी, जिसमें वहां हेडेड बाय एडीजी इंटेलिजेंस, और उसमें एसएसपी श्रीनगर और सभी अफसर थे, तो उन्होंने जिस तरह से एक पोस्टर लगाने के छोटे से एक इंसिडेंट को किस तरह से पूरा टेरर मॉड्यूल को निकाला, बहुत मैं समझता हूं प्रोफेशनल काम हुआ है, और इसकी हर तह तक जाना जरूरी है। कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनका क्या रोल है, उनको फाइनेंस कौन कर रहा है, उनको डायरेक्शंस कौन दे रहा है, और वो उनके इरादे क्या हैं, कहां कहां ब्लास्ट करना चाहते थे। ये तो दिल्ली में जो आपने देखा, ये तो एक मैं कहूंगा ट्रेलर ही था, वरना इनका प्लान तो बहुत बड़ा हादसा करने का था। तो आप देखिए जिस तरह से अब इन्वेस्टिगेशन में और इंटेरोगेशन में आ रहा है कि कौन कैसे इसमें नॉर्दर्न इंडिया की 4-5 स्टेट्स अभी तक इन्वॉल्व हो चुकी हैं, यूपी, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, और इंटरनेशनल रैमिफिकेशन देखिए, पाकिस्तान तो है ही है, वो सारे काम ऐसे उल्टे काम वहीं से होते हैं, पाकिस्तान की आईएसआई, और उसके साथ टर्की का फिगर होना, किस तरह से डॉक्टर्स को 2-3 साल पहले टर्की लिया गया, वहां मीटिंग करवाई गई, ये सारा टेरर मॉड्यूल
को एक शक्ल दी गई, किस तरह इन डॉक्टरों को रेडिकलाइज करके, डॉक्टर जिनको भारत में एक नेक्स्ट टू गॉड माना जाता है, और जम्मू कश्मीर खासतौर पर कश्मीर घाटी में हर बच्चा, हर लड़का लड़की डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो उस अगर वो लोग जो एक सब्सिडाइज्ड रेट पर, वरना फॉरेन कंट्री में डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है, भारत में ये सब्सिडाइज्ड है टैक्स पेयर्स के मनी से, और आप डॉक्टर बन गए, आप 4-4, 5-5 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में बने हुए हैं, उसके बाद आप इस तरह का रेडिकलाइज होते हैं कि आप अपने देशवासियों को मारने के लिए तैयार हैं, आप अपने देश के खिलाफ काम करने के लिए तैयार हैं, आप सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार हैं। भाई पहले कहते थे कि मदरसा में पढ़े हुए अनएम्प्लॉयड लड़कों को जी टेररिज्म में जाते हैं, कुछ करने को नहीं है, कुछ इनको रेडिकलाइज करते हैं। ये तो अच्छे भले समाज में ऊपर की सतह में प्लेस्ड है, और उसके बाद अगर इस तरह की हरकत करेंगे दुश्मन देश के साथ मिलके, तो फिर ये क्या दिखाता है? इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूं ऐसा कानून होना चाहिए कि ये दोबारा कोई इस तरह की हिम्मत ना करे, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत की सिक्योरिटी सुरक्षा एजेंसियों के लिए कि इतने हाईली क्वालिफाइड साइंटिफिक माइंड डॉक्टर, एक बहुत रैशनल माइंड और साइंटिफिक माइंड क्वालिफाइड डॉक्टर होता है, वो जलाद बन जाएगा। ये डॉक्टर के नाम पर धब्बा है। ये अब कोई कल दूसरे डॉक्टर पे कैसे भरोसा करेगा? आप मुझे बताइए। आप जाते हैं, आप अपने आप को डॉक्टर के सामने पूरा सरेंडर करते हैं कि वो क्या दवाई लगा रहा है, कौन सा इंजेक्शन लगा रहा है, आप पूरा सोचते हैं कि ये भगवान की जगह है मेरे लिए। और वो डॉक्टर अगर इस तरह की हरकतें करेगा, इन्होंने तो पूरे डॉक्टर के प्रोफेशन को बदनाम कर दिया। तो ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश होना, तो इसमें ये कहना कि छापेमारी हो रही है, होगी छापेमारी, और आपकी तय तक जाया जाएगा, और जो जो इसमें मुलव्वस होगा उनको मैं कहता हूं सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और समाज को उनको बाइकआउट करना चाहिए, इनकी डिग्रियां कैंसिल करनी चाहिए। और इस यूनिवर्सिटी जो ये अल फला यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी है या टेरर फैक्ट्री है? वहां दिन दिहाड़े इस तरह का, दिल्ली की बैकयार्ड में ये सब कुछ हो रहा है। इसमें इनको सबको अंदर करना चाहिए, तब इनको दिमाग में टिकाने में आएगा। जी बेशक। ठीक है वैद साहब। कर्नल हिमांशी जी, आपका रुख करना चाहूँगी। हिमांशी जी, जिस तरह अभी सोनी जी ने भी बयान किया कि लगातार जो मकामी सपोर्ट है और जो लोकल सपोर्ट है उससे कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी वजह से जो बड़ा नुकसान है हमारी सुरक्षा एजेंसियों को और इलाके को वो देखने को मिलता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं बीच में बढ़ जाता है और अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाया है। सरकार की तरफ से भी तमाम कदम उठाए गए, पुलिस की तरफ से भी लगातार कदम उठाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमज़ोर कड़ी की तरह बना हुआ है। किस तरह आप इस लोकल सपोर्ट को देखती हैं? आखिर इसे ख़त्म करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, या फिर उन लोगों से, उन नौजवानों से क्या अपील करना चाहेंगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है जो जम्मू कश्मीर से खत्म नहीं हो रहा है? देखिए, मैं इनसे अपील तो बिल्कुल नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि ये देशद्रोह का मामला है, ये मेरे देश की सुरक्षा का मामला है। ये मेरे आम जो भाई बहन हैं, जो कश्मीर में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं हिंदुस्तान में, ये उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। जैसा मेरे को पैनलिस्ट कह रहे थे अभी, वैद्य साहब भी कह रहे थे, देखिए इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वही देश है जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, जिनको हम आज मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, जिन पे हमें फक्र है, और वहीं ये आतंकवादी हैं। देखिए, अगर आप देखें तो ये सोच का फर्क है, ये जहनियत का फर्क है, ये उनकी मानसिकता का फर्क है। हर बच्चे को सरकार अपनी तरफ से वही सुविधाएं दे रही है, लेकिन आप क्या चुन रहे हो ये आपके वैल्यूज हैं। आप क्या चुन रहे हो वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप टेरर को चुनना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप चुनिए। फिर सुरक्षा एजेंसियां जब कार्रवाई कर रही हैं, जब आपको आपके बिलों में घुस घुस के मारा जाता है, तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भाई, आपको तो सहूलियतों में कोई कमी नहीं है ना। जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल कॉलेज जो वैष्णो देवी ट्रस्ट चलाता है, उसमें 42 सीटें हैं जो इनके लिए आपने रिजर्व रखी हुई है, और पूरे देश में देखिए आपने रिजर्वेशंस दिए हुए हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये रिजर्वेशंस इनको दिए जा रहे हैं।
तो आप बताइए ना, आप और क्या चाहते हैं सरकार से? मैं सरकार की कोई किसी भी तरीके से, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट, बट एक आम नागरिक होने के नाते मैं इस चीज पे इसलिए भी सवाल कर रही हूं कि जहां जो लोग मेरिट पे आ सकते हैं, जिसके नंबर आपसे ज्यादा हैं, जिसने आपसे ज्यादा मेहनत की है, उसका नंबर काट के आपको सरकार आगे बढ़ने का मौका दे रही है। वो मौका मिलने के बावजूद आप क्या कर रहे हैं? आप इस देश में जहर के बीज बो रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी आपसे है। इनको अपील की जरूरत नहीं है, माफ कीजिएगा। इनको वही कार्रवाई की जरूरत है जो सिक्योरिटी एजेंसीज करती हैं, जो राष्ट्रीय राइफल्स करती थी, जो जम्मू एंड कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियां करती थी। जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है, आप देखिए कि वो कितने ज्यादा स्ट्रेस में होती है कि उनको एक तरफ पॉलिटिकल प्रेशर झेलना है, एक तरफ लोगों का दबाव झेलना है, एक तरफ अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, अपने परिवार को देखना है, इन टेररिस्ट को पकड़ना है। मैं तो दाद देती हूँ उनके जो लोग वहां काम करते हैं, स्पेशली जो सरकारी महकमे वाले लोग हैं, वो अपनी जान डेली बेसिस पे दांव पे लगाते हैं। तो ऐसे लोग जो उनके काम को मुश्किल करते हैं, ऐसे लोग जो टेररिस्ट को सहयोग देते हैं किसी भी तरीके से, चाहे अपने घर में पनाह देते हो, चाहे उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हो, चाहे उनकी फंडिंग किसी भी तरीके से मुहैया कराते हो, चाहे उनको गाड़ियां देते हो, चाहे उनको इंटेलिजेंस मुहैया कराते हो, ये सब के सब देशद्रोही हैं। हमें इनसे किसी भी तरह की कभी भी, मुझे लगता है, संवेदना नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि अगर हम आज किसी ऐसे इंसान को माफ करेंगे जिसने टेररिस्ट का सहयोग किया है, तो कल को हम बाकी उन लोगों को क्या जवाब देंगे जिन्होंने नहीं किया है? तो इस चीज से सख्ती से निपटने की जरूरत है। और देखिए, तलाशी अभियान इसलिए चलाए जाते हैं ताकि आम नागरिक सुरक्षित रहे और ये नेटवर्क ब्रेक हो। देखिए, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि इस नेटवर्क का अंधेरा कहां तक है, इसका जाल कहां तक है, इसकी कड़ी कहां तक फैली हुई है, अभी तक हमें इसका कुछ नहीं पता चला है। हमें अब पता चल रहा है कि इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, जैश ए मोहब्बत से जुड़े हैं, ढाका से जुड़े हैं, तुर्की से जुड़े हैं। तो कितना कितना बड़ा ये नेटवर्क है, अभी तो हम सिर्फ यही खंगाल रहे हैं। तो अगर कश्मीर के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो हमारे देश में इस तरह के जहर को लगातार भेज रहे हैं और हमारे देश के शरीर को दूषित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके एंटीडोट की बहुत जरूरत है। ओवर टू यू। जी बेशक। कर्नल सोडी जी, जिस तरह तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और कई दावे करने के बावजूद भी, कई कोशिशें करने के बाद भी जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को पूरी तरह से उखाड़कर अभी नहीं फेंका गया है। हालांकि सरकार ने भी कई बार दावे किए हैं, चेंज बहुत आया है, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, लेकिन पूरी तरह से जो खात्मा है वो अभी तक नहीं हो पाया है और बीच बीच में ये बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ भी नजर आता है। क्या अभी भी आपको लगता है कि और ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत है और ज़्यादा सख्ती सरकार को या फिर हम हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों को कहें, सुरक्षा बलों को कहें, उन्हें और ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है? उसके बाद ही थोड़े जो कंट्रोल हैं और उसके बाद ही जो हालात हैं जम्मू कश्मीर में वो बदले जा सकते हैं। देखिए, जहां तक हमारी सुरक्षा बलों का सवाल है, चाहे सेना हो, पैरामिलिट्री फोर्स या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा नमन और सलाम इन सबको कि जो अपनी जान की बाजी लगा के दिन रात हर नागरिक की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं और जैसे जैसे सिचुएशन आती है वो बिल्कुल ठीक तरह से उसको हैंडल करते हैं। उनसे हमें और उम्मीद नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो जरूरी है वो है हर नागरिक को आगे आना, रिपोर्ट करना कि गलत चीज क्या हो रही है। देखिए, किसी भी घर के अंदर, किसी भी खानदान के अंदर अगर कोई इंसान गलत रास्ते पे जाता है, उसकी भनक शुरू से लगने लग जाती है। और अगर किसी भी घर के अंदर कोई उनका घर का मेंबर गलत रास्ते पे जा रहा है या चला गया है, उन्हें फौरन सुरक्षा एजेंसियों को इत्तला करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो देरी करते हैं, पता तो चल जाएगा लेकिन उससे कितनी जाने जाएंगी, कितना नुकसान होगा, ये हमने देखा जो 10 नवंबर को हुआ या उससे पहले भी कितनी वारदातें हुई हैं। सुरक्षा बल अपना काम कर रही हैं, खुफिया एजेंसी अपना अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन इस वक्त हर नागरिक को अपना काम करने की जरूरत है। किसी भी घर के अंदर कोई भी सदस्य गलत रास्ते पे जा रहा है या चला गया है, फौरन सुरक्षा एजेंसियों को इन्फॉर्म करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, ये देरी बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। देखिए, चप्पे चप्पे पे तो सुरक्षा बल नहीं हो सकते हैं। हर घर के अंदर तो सुरक्षा बल का एक कांस्टेबल नहीं बैठ सकता है। हर मोहल्ले में तो 10 कांस्टेबल नहीं हो सकते हैं। तो बहुत जरूरी हो जाता कि हर नागरिक को सतर्क रहना, हर घर के आदमी को
इत्तला देना सुरक्षा बलों को कि अगर उनके घर का सदस्य गलत रास्ते पे जा रहा है, जब तक ये मुहिम नीचे से नहीं आएगी, आतंकवाद को खत्म करना बहुत मुश्किल होगा। मैंने पहले भी बताया, ऐसा क्यों है कि पंजाब में 15 साल में आतंकवाद खत्म हो गया, 36 साल हो गए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा है। पंजाब के आतंकवाद के पीछे भी पाकिस्तान था, जम्मू कश्मीर के आतंकवाद के पीछे भी पाकिस्तान है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब हर नागरिक, हर रेजिडेंट अपने आप को इस मुहिम में डालेगा कि मैंने ये आतंकवाद खत्म करना है, ये आतंकवाद 24 घंटे से ज्यादा नहीं टिकेगा। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, इंसान जैसे इंसान को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही आतंकवादियों को अपना नापाक मंसूबों को सफल करने के लिए उन्हें लोकल सपोर्ट या स्थानीय समर्थन चाहिए। जिस दिन स्थानीय समर्थन खत्म हो गया, ये आतंकवादी 24 घंटे तक भी ऑपरेट नहीं कर सकते। जी बेशक। एसपी वैद साहब, आपका रुख करना चाहूँगी, जिस तरह मैं आप ही से जानना चाहूँगी कि सबसे बड़ी और मुख्य वजह आप क्या मानते हैं कि जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाई है? आसपास के इलाकों की बात करें तो वहाँ पूरी तरह से जो कंट्रोल है वो देखने को मिलता है, या फिर बहुत बदलाव हम कहेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस तरह का माहौल अभी नहीं बन पाया है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण हो और जो दहशतगर्दी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। कभी जम्मू रीजन में दहशतगर्द एक्टिव नजर आते हैं तो कभी कश्मीर रीजन में एक्टिव नजर आते हैं, और तमाम इलाकों में जो हरकतें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। कौन सी बड़ी वजह है जो आप मानते हैं कि आने वाले दिनों में पुलिस प्रशासन उन पे और ज्यादा सख्ती करने जा रहा है? जी, देखिए, प्रशासन तो सख्ती करेगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि रेडिकलाइजेशन आज भी हो रही है और उसका सबूत आपके सामने है। किस तरह से हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स, साइंटिस्ट मैं उनको कहूंगा, रैशनल माइंड, पढ़े लिखे, अगर वो इस तरह की हरकतें, टेररिज्म ज्वाइन करके अपने ही लोगों को मारने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो फिर तो कोई भी हो सकता है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से टेरर जो रेडिकलाइजेशन हो रही है उसके लिए कुछ कदम उठाने बहुत जरूरी हैं, मेरा ये मानना है। आज पहले कहते थे मदरसा में जो पढ़ते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो लोग टेररिज्म में जाए। ये तो बहुत 4-4, 5-5 लाख रुपए तनख्वाह लेते थे ये, तो ऐसे लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है। तो ये इस पर इस तरफ कदम उठाना, और गवर्नमेंट में बैठ के कुछ लोग, आप देखिए किस तरह से सरकार का काम कर रहे हो, मेडिकल कॉलेज में आप पोस्टेड हो और आप अपने ही देश के खिलाफ काम कर रहे हो। आपका क्या मोरल स्टैंडर्ड है? आप कितनी आपकी देश की तरफ लगाव है? आप किस तरह की मानसिकता रखते हैं? तो मुझे लगता है इस पर हमें बहुत सारे कदम उठाने चाहिए। कि दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक जो मॉनिटरिंग है कि कौन क्या देख रहा है, डाउनलोड क्या कर रहा है, तो एक सर्विलेंस टाइप का साइबर सर्विलेंस होनी चाहिए कि क्या एक्सेस किया जा रहा है, कौन क्या कहाँ बात कर रहा है, कि कौन क्या इंटरनेट पे डाउनलोड कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, क्या क्या देख रहा है। इन चीजों पर नजर रखनी बहुत जरूरी है। तीसरा, जो नैरेटिव ये पाकिस्तान की आईएसआई और उनके हैंडलर यहाँ चलाते हैं देश के खिलाफ, उसको काउंटर करने के लिए जिस तरह सिंगापुर में, दुबई में, जिस तरह बहुत सारी इंडोनेशिया, मलेशिया में, वहाँ रिलीजियस लीडर्स सरकार की मदद करते हैं कि काउंटर नैरेटिव की क्यों रेडिकलाइजेशन नहीं, टेररिज्म किस तरह से हम इस्लाम के खिलाफ है, इसको नहीं करना चाहिए, देश के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, किसी को मारना ये नहीं सिखाया गया। तो इसमें वो मदद करते हैं। मुझे लगता है यहाँ के भी रिलीजियस स्कॉलर्स और लीडर्स को आगे आना चाहिए, सरकार के साथ मिलके साइबर स्पेस पे, सोशल मीडिया पे नैरेटिव बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे गुमराह ना हो, टेररिज्म की तरफ ना जाएं। ये बहुत जरूरी है। हाँ, पाकिस्तान रिमेन्स ए मेजर फैक्टर, और वो सारा कुछ वहां से कराया जाता है, वरना
जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर घाटी एक पीसफुल जगह थी, ये ऋषि मुनियों की जगह थी, यहाँ तपस्या और तप किया जाता था भगवान को पाने के लिए। तो इस धरती को अगर इस तरह खून खराबे में लाया, ये पाकिस्तान की देन है। मैं समझता हूं उस पे सरकार कदम पहले बहुत उठाए हैं, आगे भी उठाएगी कि उनका कम से कम ये जो बाउंड्री लेस हो गया है इंटरनेट की वजह से, उसको कैसे चेक किया जाए। और आप देखिए पाकिस्तान यहाँ अगर टेररिज्म स्पॉन्सर नहीं करे, लोग अंदर नहीं आए, जिस तरह हमें पिछले 2-3 सालों में जम्मू रीजन में देखा गया, इन्फिल्ट्रेशन हुई, टेररिस्ट आए, पाकिस्तान शहरी हैं वो, और उन्होंने किस तरह की घटना पहलगाम में की, वो चीजें उन पर उनका रोकथाम होनी चाहिए, उसकी तरफ कदम उठाने चाहिए। अब बाकी जो इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे ये रेडिकलाइजेशन होती है, उसकी तरफ भी बहुत सारी स्टेट्स ने यूरोप में स्टेप्स लिए हैं, हमें भी कदम उठाने चाहिए। काउंटर रेडिकलाइजेशन मेजर्स, जैसे आप टुडे आज यूरोप और अमेरिका में चैलेंज बना हुआ है, लेकिन वहां के बहुत सारे कंट्री जैसे पोलैंड है, जैसे हंगरी है, जैसे चेक रिपब्लिक है, बहुत सारे जर्मनी और फ्रांस है, उन्होंने काउंटर रेडिकलाइजेशन मेजर्स लिए हैं। हमें भी उन कदमों को उठाना चाहिए ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को बचा सकें। जी बेशक। कर्नल हिमांशु जी, जिस तरह वैद साहब ने कई काबिल तारीफ तरीके बताए हैं जिनकी ज़रूरत भी है और जिन्हें अपनाने की गौर करने की भी बेहद ज़रूरत है, ऐसे में आप किससे अहम मानती हैं? सबसे ज़्यादा अहम जिस तरह मुझे लगता है कि एक सही मैसेज को फैलाना, लोगों को बेदार करना, जिसके लिए चाहे मजहबी रहनुमाओं को आगे आना पड़े या फिर जो तमाम लीडरान हैं, तमाम लोग हैं जिनका एक अच्छा इन्फ्लुएंस है, उन्हें इसमें आगे आने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इससे भी एक बड़ा मैसेज और एक बड़ा बदलाव नौजवानों में देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही जहनियत भरा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल की ही तारीफ करती हूँ। देखिए, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है वो ग्राउंड वॉरफेयर से ज्यादा खतरनाक है। जब हम मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे होते हैं या हम अपने नरेटिव को ठीक तरीके से नहीं रख पाते हैं, तो जो खाली दिमाग शैतान का घर, तो वहां पर जो है इस तरह की चीजें डाली जा सकती हैं अगर देशभक्ति की भावना शुरू से डाली जाए। देखिए, सबसे जरूरी चीज होती है आपके स्कूल, कॉलेजेस और पत्रकारिता। आपके लेख जो हैं, आप टीवी पे क्या दिखा रहे हैं, यूट्यूब पे क्या दिखा रहे हैं, वो सारी चीजें लोगों के माइंड को इम्पैक्ट करती हैं। अब जिस तरीके के टेलीग्राम के चैनल्स हैं और सोशल मीडिया के काफी सारे चैनल्स हैं जो पकड़ में आए कि ये फेक न्यूज फैला रहे थे या जो इस तरह का नैरेटिव उनके दिमागों में सेट करके और उनको भड़काने की कोशिश कर रहे थे, इस पे लगाम लगाने की जरूरत है। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि आज के टाइम पे बच्चा 2-3 साल का होता है, हम लोग उसके हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं, एंड लॉट ऑफ पीपल डोंट सुपरवाइज कि हम वो क्या देख रहे हैं, उनकी फीड में क्या जा रहा है। तो बहुत जरूरी है शुरू से डिजिटल जो बच्चे देख रहे हैं उनको सेंसिटाइज करना माँ बाप के लिए बहुत जरूरी है। अपने परिवार के साथ में टाइम स्पेंड करना। देखिए, जब लोग अकेले होते हैं ना, तो उनके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ उनके ख्याली पुलाव होते हैं, एंड मेनी अ टाइम इट इज नॉट सो पॉजिटिव। तो सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक घर की भी जिम्मेदारी है कि अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए हम शुरू से कोशिश करें। उसके बाद आता है हमारा समाज। हमारे समाज में जो भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो गांव बूढ़ा है, चाहे सरपंच है, चाहे सरकार है, उनको ये बताने की जरूरत है बार बार, ये देश आपका है, ये मुल्क आपका है, यहाँ की जो अवाम है वो हर कोई इस देश का बाशिंदा है, तो उसको देश के लिए काम कर रहा है, तरक्की के लिए काम करना है। अगर आज एक ब्रिज सरकार बनाती है तो उससे किसको सहूलियत हो रही है? हम सबको सहूलियत हो रही है। हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, आप आइए काम कीजिए। तो जो इस तरह की चीजें हैं उनका नरेटिव भी ठीक करना जरूरी है। पाकिस्तान क्या करता है कि उसका नरेटिव जो है वो हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ रहता है, और यही ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा था कि उन्होंने जिस तरीके का फेक नैरेटिव फैलाया था, उससे हमारे यहाँ लोगों को हमें एक्सप्लेन करना पड़ता कि वो जो चीजें कह रहे हैं वो सही नहीं है। तो मुझे लगता है शुरू से नैरेटिव बिल्डिंग की हमें बहुत जरूरत है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ दिखे ही नहीं,
बल्कि लोगों को बार बार बताया जाए कि ये जो देश है ये आपका घर है, अगर ये सुरक्षित रहेगा तभी आप सुरक्षित रहेंगे। और इसके लिए मुझे लगता है सबसे जरूरी चीज है आपकी ज़ेहानियत में शुरू से हम इस देश के लिए देशभक्ति के अंकुर डाले जाएं। बाकी जो स्टेप्स हैं वो उसके बाद के स्टेप्स हैं। देखिए सरकार क्या कर रही है उनको पता है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं उनको पता है, लेकिन शुरू से उस ज़हनियत में अच्छी चीजें डालना, देश के प्रति चीजें डालना। देखिए जब भगत सिंह का टाइम था तो लोगों को पता था ना कि वो, चाहे सबने बोला कि नहीं रेडिकलाइज हो गए, लेकिन वो देश के लिए काम कर रहे थे। तो उस तरह की भावना की जरूरत है कि अगर हम मर भी रहे ना तो हम वतन पे मर रहे हैं, हम वतन के लोगों को मार के नहीं मर रहे हैं। हमारे लिए वो चीजें बहुत जरूरी है कि अपने देश पे कुर्बान हुई, किसी और के लिए अपनी और अपने लोगों की कुर्बानी आप मत दीजिए। ये बहुत ही शर्मनाक चीज है कि आप किसी के बहकावे में आके हमारे अपने लोगों का नुकसान करते हैं, हमारी चीजों का नुकसान करते हैं और अर्थव्यवस्था का कितना नुकसान होता है। दिल्ली जैसी जगह जहां पर्यटन इतना फलता फूलता है, अब लोग दिल्ली ब्लास्ट के बाद में वहां जाने से 10 बार पहले सोचेंगे। पहलगाम की जो घटना हुई है, आतंकवादी तो चाहते ही है ना कि आप कश्मीर में आके इस तरह की एक हरकत कर दें, लोगों को मार दें, ताकि लोग कश्मीर जाने से पहले 10 बार सोचें। उनकी इस तरह की हरकतों का हमें काउंटर देना जरूरी है। हमें यह समझना है कि यह घटना क्यों हो रही है, इसका मकसद क्या है, आतंकवादियों का मकसद क्या है, उस मकसद को समझना और उस मकसद का काउंटर हमें क्रिएट करके अपने लोगों को बताना, मुझे लगता है ये आज सबसे बड़ी जरूरत है। जी बिल्कुल। एसपी वैद साहब, लास्ट रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूँगी। देश की एकता और साफ क्लियर मैसेज सभी, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, जिस तरह हिमांशी जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से साफ मैसेज और क्लियर मैसेज दिया एक पैगाम की तरह, वो भी आपसे लेना चाहूँगी। देखिए पैगाम यही है कि जो अपने देश का नहीं हुआ वो किसका होगा, जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो किसका होगा, जो अपने देशवासियों का नहीं होगा वो किसका होगा। तो सबसे पहले तो आपकी लॉयल्टी उस धरती से होनी चाहिए जिसकी मिट्टी में आप पैदा हुए। तो मेरा ये मानना है कि सभी बच्चों को, आने वाली जनरेशन को ये देशभक्ति की भावना होनी चाहिए और अपने देश के लिए मर मिटना चाहिए, ना कि उसको बर्बाद करने के लिए दूसरे लोगों के इशारों पर आप उसके बर्बादी का वो सबब बने, वो अच्छी बात नहीं है। और अपनी देश रहेगा तो आप भी पढ़ोगे, डॉक्टर बने हैं, साइंटिस्ट बने हैं, इंजीनियर्स बने हैं, ब्यूरोक्रेट्स बने हैं, पुलिस ऑफिसर, आर्मी, आपका देश आगे जाएगा, आपकी तरक्की होगी, आपका भला होगा, आपके सारे समाज का भला होगा। तो अपने देश के लिए काम करना चाहिए, यही मेरी अपील है सबसे। जी बेशक। ठीक है एसपी वैद साहब, कर्नल हिमांशी जी, कर्नल सोडी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मत दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर।